बेटा स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो टॉपिक है वो है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के बारे में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो लेकिन आज हम दोबारा से एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनेस्थीसिया क्या है और क्यों करते हैं? ठीक है, तो एनेस्थीसिया इज ए वे टू कंट्रोल पेन ड्यूरिंग ए सर्जरी या प्रोसीजर बाय यूजिंग मेडिसिन कॉल्ड एनेस्थेटिक। मतलब एनेस्थीसिया एक ऐसा प्रोसीजर है जिसपे हम कोई सर्जरी हो रही हो या कोई प्रोसीजर हो रही हो तो हम उसमें मेडिसिन देखते हैं और उस मेडिसिन को हम एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स देकर सर्जरी या प्रोसीजर में होने वाले पेन को हम कंट्रोल करते हैं, उस वो प्रोसीजर हमारा एनेस्थीसिया कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, इट कैन हेल्प कंट्रोल योर ब्रीथिंग। एनेस्थीसिया जो है वो हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और साथ साथ हमारी हार्ट रेट और रिथम को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब जब कोई सर्जरी या प्रोसीजर होती है तो उस वक्त हम पेन को कंट्रोल करने के लिए हम एक एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं जिस प्रोसीजर को हम एनेस्थीसिया कहते हैं। इस प्रोसीजर में जो पेशेंट होते हैं वो वो कॉन्शियस नहीं होते, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उन्हें पेन का कोई भी फर्क नहीं पता होता। जब तक उन पे एनेस्थेटिक ड्रग का इफेक्ट होता है तब तक उन्हें कोई भी पेन फील नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे एनेस्थेटिक ड्रग कम होने लगता है धीरे धीरे, तब पेशेंट को दर्द फील होगा, लेकिन ऑपरेशन के टाइम उन्हें कोई भी दर्द फील नहीं होगा। ठीक है, अब है एनेस्थीसिया may be used to relax you, block pain, make you sleepy and forget and may make you unconscious for your surgery। कहने का मतलब है कि सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं, हमें कोई पेन फील नहीं होता, यहाँ तक कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम आराम से सो भी जाते हैं। ठीक है, या ये कह लो बेहोश हो जाते हैं, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिसाइड जनरल एनेस्थीसिया, मतलब जनरल एनेस्थीसिया के अलावा जो अदर एनेस्थीसिया की जो टाइप्स हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया में प्रोवाइड ओनली लाइट सेडेशन, जिसमें क्या है थोड़ा बस थोड़ी सी लाइट सेडेशन ही या इंजेक्शन का यूज करते हैं। सिर्फ वहां पे जो पेशेंट होता है वो बेहोश नहीं होता, लेकिन उनका जो स्मॉल एरिया जहाँ पे हमने इंजेक्शन या सेडेशन यूज किया वो एरिया नंबनेस हो जाता है, वहां कोई भी फीलिंग नहीं होती है। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, कि एनेस्थीसिया के कौन से रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम रिस्क या कॉम्प्लिकेशन की, तो जो मेजर साइड इफेक्ट एंड अदर प्रॉब्लम ऑफ एनेस्थीसिया आर नॉट कॉमन। जो मेजर साइड इफेक्ट है या कोई अदर प्रॉब्लम है वो एनेस्थीसिया की कोई भी कॉमन नहीं होते हैं, और उनमें तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते। जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनमें ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं बट ऑल एनेस्थीसिया हैज सम रिस्क, लेकिन कुछ एनेस्थीसिया के कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया हार्ट प्रॉब्लम, न्यूमोनिया, सोर थ्रोट, ओवर वॉमिटिंग। कहने का मतलब है कि कुछ जनरल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, निमोनिया भी हो सकता है, गले में शोर भी हो सकता है, यहाँ तक कि वॉमिटिंग भी हो सकती है। विथ हाई डोज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, अगर किसी पेशेंट को हमने हाई डोज दे दी लोकल एनेस्थीसिया की, तो उसकी जो पूरी जो बॉडी है वो एकदम रेस्ट में चली जाएगी, आराम में चली जाएगी, और वो उसकी ब्रेन और हार्ट पे भी इफेक्ट करती है। तो कहने का मतलब है कि हमें जो एनेस्थीसिया की जो डोज देनी चाहिए वो
डिपेंड करता है कि कैसा ऑपरेशन। हमें ज्यादा हाई डोज कभी भी नहीं देनी चाहिए वरना उसके बुरे रिजल्ट निकल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया सम पीपल हैड हेडेक, योर रिस्क डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। कई जो पेशेंट है जिनको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं उन लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। वो डिपेंड करते हैं कि कौन से एनेस्थीसिया दी गई है, ठीक है। सब हेल्दी प्रॉब्लम, सब health problems such as heart, lung disease increase your chances of problem with anesthesia। कुछ एनेस्थीसिया की वजह से हार्ट या लंग्स डिजीज भी हो सकती है और ये बढ़ भी सकती है। टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड यूजिंग इलीगल ड्रग कैन आल्सो इंक्रीज चांस ऑफ प्रॉब्लम। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल करते हैं या इलीगल ड्रग्स का यूज करते हैं, उसकी वजह से एनेस्थेटिक जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब बात हम करते हैं स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। तो इसमें है, अगर हम स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें तो जो एनेस्थीसिया है वो 3 टाइप्स के होते हैं: जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। अगर हम स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया की। तो ये डिपेंड करता है कैसे इसमें स्टेजेस आते हैं। तो इसमें जो 4 स्टेजेस होती है जनरल एनेस्थीसिया में, 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक हो सकता है पेशेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है, सर्जिकल एनेस्थीसिया हो सकती है और मेडुलरी पैरालिसिस होगी। पहले एनाल्जेसिक होगा, एक्साइटमेंट होगी और सर्जिकल एनेस्थीसिया होगा और मेडुलरी पैरालिसिस होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेज 1 की। तो इसमें जो था इंडक्शन कह लो या वॉलंटरी एक्साइटमेंट, इट इज ए पीरियड बिटवीन द इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडक्शन एजेंट एंड लॉस ऑफ कॉन्शियस। मतलब ये स्टेज पहली है जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, इस पीरियड में हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और जिसकी वजह से, उस एजेंट की वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, मतलब पेशेंट जो है बेहोश हो जाता है। ड्यूरिंग द दिस स्टेज पेशेंट प्रोग्रेस फ्रॉम एनाल्जेसिक विदाउट एनालिसिया टू एनाल्जेसिक विद एनालिसिया। मतलब कि इस स्टेज में जो पेशेंट है वो प्रोग्रेस करता है एनाल्जेसिक से विदाउट एनालिसिया से, और पेशेंट कैन कैरी वन ऑन ए कन्वर्जेशन एट दिस टाइम। और पेशेंट सिर्फ उसी टाइम बात कर सकता है, उसके बाद नहीं, ठीक है। अब आती है स्टेज 2 जो है इनवॉलेंट्री एक्साइटमेंट, इस पीरियड फॉलोइंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब जो ये स्टेज है इसमें पेशेंट प्रॉपर तरीके से बेहोश हो जाएगा एंड मार्क बाय एक्साइटेड, और इसको मार्क हम करेंगे एक्साइटेड हो गया, एंड उसकी जो एक्टिविटी होंगी वो थोड़ी डाउन हो जाएंगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट में बिकम इरेगुलर। इस स्टेज में जो पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है और रेस्पिरेशन रेट होती है वो इरेगुलर हो जाएगी। इन एडिशन दे में अनकंट्रोल मूवमेंट, और जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट होगा वो अनकंट्रोल मूवमेंट होने लगेगी, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्रीथिंग होल्डिंग हो सकती है, पेपिलरी डायलेशन भी हो सकता है। Since the combination of spastic movement, vomiting, irregular respiration may lead to airway compromise, और जिसकी वजह से मतलब एयर मतलब कह लो ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रैपिडली एक्टिंग ड्रग आर यूज्ड टू मिनिमाइज टाइम इन दिस, और जिसकी वजह से हम ड्रग्स देते ताकि इसका जो टाइम है वो कम हो जाए। स्टेज 3 जो है सर्जिकल एनेस्थीसिया। ड्यूरिंग दिस स्टेज स्केलेटन मसल रिलैक्स। मतलब इस में क्या होगा, जो हमारी बॉडी की जो स्केलेटन मसल होगी वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी, वॉमिटिंग बंद हो जाएगी, रेस्पिरेशन डिप्रेशन होने लगेगा, आई मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगेगी, देन स्टॉप और रुक जाएगी, पेशेंट इज अनकॉन्शियस। पेशेंट पूरी तरीके से बेहोश हो जाएगा और जिसकी वजह से वो पूरी तरह सर्जरी के लिए रेडी हो गया। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 प्लान, और उसको हमने 4 प्लान में डिवाइडेड कर रखा है। इसमें देखेंगे आई इनिशियली रोलिंग देन बिकम फिक्स, मतलब पहले आई घूमेंगी फिर फिक्स हो जाएंगी। लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लिरिंगल रिफ्लेक्स, फिर कॉर्नियल और लिरिंगल रिफ्लेक्स होने लगे, पिपल्स डायलेट होने लगेगी और जो लाइट रिफ्लेक्शन है वो कम होने लगेगा, मतलब पेशेंट को दिखाई देना कम होने लगेगा।
इंटरकोस्टल पैरालिसिस हो जाएगी और एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होने लगेगा। ठीक है, अब बात आती है 4 स्टेज की। ओवरडोज is a stage where too much medication has been given related to amount of surgical stimulation। इसमें क्या है, पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, बहुत ही ज्यादा मेडिसिन दी जाती है एंड पेशेंट हैज सीवियर ब्रेन स्टेम मेडुलरी डिप्रेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर ब्रेन स्टेम होने लगेगा, मेडुलरी डिप्रेशन हो लगेगा। दिस रिजल्ट इन ए सेंसेशन या रेस्पिरेशन पोटेंशियल कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन या पोटेंशियल कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होने लगेंगे। दिस स्टेज इज लीथल, ये जो स्टेज है खतरनाक है। विदाउट कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेशन सपोर्ट, अगर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सपोर्ट ना मिल सके तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। जैसा कि मैंने बताया कि जो एनेस्थीसिया है वो 3 टाइप्स के हैं, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। अब बात करेंगे हम जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया एक्ट primarily on the brain and central nervous system to make the patient unconscious और unaware। इसमें जो जनरल एनेस्थीसिया है वो प्राइमरी जो एक्ट करता है वो हमारे ब्रेन या सीएनएस पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो होगा वो बेहोश हो जाएगा और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। It is administered via patient's circulatory system by combination of inhaling gas and injected drug। और इस जो जनरल एनेस्थीसिया हम पेशेंट को या तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आईवी के थ्रू देंगे, नहीं तो गैस से इनहेल कराएंगे। आफ्टर द इनिशियल इंजेक्शन एनेस्थीसिया इज मेंटेन्ड विथ इनहेल्ड गैस anesthetic and additional drug through intravenous line। आफ्टर द अगर हम जब पेशेंट को इनिशियल इंजेक्शन दे देंगे उसके बाद हम एनेस्थीसिया जो गैस है एक तो पेशेंट को इनहेल करा सकते हैं और साथ साथ उसको आईवी के थ्रू हम दे सकते हैं। अब बात आती है हमारी लोकल एनेस्थीसिया की। लोकल एनेस्थीसिया इज मेडिसिन गिवन टू टेम्परेरी स्टॉप द सेंसेशन ऑफ पेन इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी। जो लोकल एनेस्थीसिया है वो एक टेम्परेरी बेस पे मेडिसिन यूज की जाती है, जहाँ पे एक लोकल बॉडी या एरिया का जो पेन होता है टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए रोकने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, जो पेशेंट है वो इसमें बेहोश नहीं होगा, वो होश में रहेगा ड्यूरिंग लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, फॉर माइनर सर्जरी, छोटी सर्जरी के दौरान लोकल एनेस्थीसिया कैन बी एडमिनिस्ट्रेट वाया इंजेक्शन टू द साइड। माइनर सर्जरी में हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जिसमें हम इंजेक्शन का यूज करते हैं। However, when a large area need to be numbed or if local anesthesia injection will not be penetrate deep enough, physician may resort to regional anesthesia। अगर मान लो हमें लोकल एरिया से थोड़ा ज्यादा एरिया को नम करना होता है तो उस वक्त हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन है वो डीप पेनिट्रेशन नहीं कर पाता है, इसलिए जो फिजिशियन है वो रीजनल एनेस्थीसिया के लिए कहते हैं। अब नेक्स्ट है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया अराउंड मेजर नर्व या स्पाइनल कॉर्ड टू ब्लॉक पेन फ्रॉम लार्ज बट स्टिल लिमिटेड पार्ट ऑफ बॉडी। इसमें क्या है, इसमें जैसे हमने लोकल एनेस्थीसिया दी उसी तरह हम इसमें भी एक नमनिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो पेन है वो ब्लॉक हो जाती है, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है, और ये बॉडी के लिमिटेड पार्ट के लिए ही यूज किया जाता है, पूरी बॉडी की पार्ट के लिए यूज नहीं किया जाता है। यू विल बी लाइकली रिसीव मेडिसिन टू हेल्प यू रिलैक्स और ड्यूरिंग स्लीप ड्यूरिंग सर्जरी। इस रीजनल एनेस्थीसिया में जो पेशेंट है वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स भी हो सकता है और वो सो भी सकता है, उसे नींद भी आ सकती है। ठीक है, और मेजर टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया इंक्लूड, तो हम रीजनल एनेस्थीसिया में 2 एनेस्थीसिया सबसे ज्यादा देते हैं, एक है हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया और दूसरा है हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब यहाँ हम बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की। स्पाइनल ऑफ्टन यूज फॉर लोअर अब्डोमिनल। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो हम खास तौर से लोअर अब्डोमिनल
पैल्विक रेक्टर लोअर एक्सट्रीमिटी सर्जरी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोअर एब्डोमिनल से लेकर लोअर एब्डोमिनल पार्ट से लिम्ब तक जो है हमारा वो पूरी, उसके लिए हम उसके लिए जो सर्जरी करते हैं वो हमारे स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल एनेस्थीसिया ही यूज की जाती है। दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इन्वॉल्व इंजेक्शन ए सिंगल डोज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट डायरेक्ट इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम सिर्फ एक सिंगल डोज का जो इंजेक्शन होता है वो हम स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट कर देते हैं। कहाँ पे? इन द लोअर बैक, पीछे की साइड जो हमारे लंबर 3-4 लंबर होता है उस साइड हम उसे इंजेक्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से नंबनेस इन लोअर बॉडी, और उसकी वजह से जो लोअर बॉडी है एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल बॉडी है पूरी की पूरी सुन्न हो जाती है। और जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे मान लो ये हमारा, जैसे मान लो ये हमारा एक है हमारा एक ये हमारा वर्टिब्रा कॉलम है, और वर्टिब्रा कॉलम के अंदर हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है और हमारा ये स्पाइनल फ्लूइड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम जो स्पाइनल करते हैं वो L2 से लेके L4 के बीच में ही करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एपिड्यूरल। ठीक है, एपिड्यूरल है वो डूरा मैटर के ऊपर का पार्ट होता है, इसमें स्पाइनल इंसर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो चाहे हम इसे एपिड्यूरल कह ले, ये कॉर्डल एनेस्थीसिया के लिए बात में। इन दिस एनेस्थीसिया सिमिलर टू स्पाइनल कॉर्ड, जो ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ये स्पाइनल एनेस्थीसिया की तरह एंड आल्सो इज कॉमनली यूज्ड फॉर सर्जरी ऑफ लोअर लिम्स। और ये सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो हमारी जो लोअर लिम्स, जो पैर होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। ड्यूरिंग लेबर या चाइल्ड बर्थ के टाइम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। ठीक है मैम एपिड्यूरल एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। एपिड्यूरल, देखो एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है वो हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया की ही तरह है, लेकिन जिस तरह मैंने मेनिंजिस पढ़ाई थी ना, डूरा मैटर, अर्कनॉइड मैटर पढ़ाया था ना, तो देखो स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजिस के अंदर होती है, जबकि एपिड्यूरल मेनिंजिस की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, तो एपिड्यूरल में जो हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे वो हम एपिड्यूरल एरिया में देंगे, हम स्पाइनल एरिया में नहीं देंगे। मतलब जो हमारा डूरा मैटर है ना उसके ऊपर हम उसको इंजेक्ट करेंगे, एकदम अंदर नहीं जाएंगे। और ये जो एनेस्थीसिया है ये हम नॉर्मली जो डिलीवरी होती है ना, उस जो डिलीवरी होती है ना, सिजेरियन सर्जरी होती है उस केस में सबसे ज्यादा करते हैं। और ये जो सर्जरी है, जब पैरों की लोअर लिम्ब की भी सर्जरी करनी हो तो भी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम देते हैं। देखो इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है ना बेटा, तो देखो यहाँ यस मैम। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ है और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, दोनों अलग अलग है ना। देखो एपिड्यूरल, जो एपिड्यूरल है वो बहुत मतलब एकदम बाहर का पार्ट है, और जबकि स्पाइनल अंदर है, तो हम एपिड्यूरल स्पेस में ही एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, देखो इसमें एनेस्थीसिया दिया गया ना, कैथेटर लगा दिया, ये देखो इंजेक्ट किया है ना यहाँ पे। This type of anesthesia involve continually infused drug through a thin catheter। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक हम कैथेटर का यूज करते हैं, जिसमें कंटिन्यूस हम क्या करते हैं, ड्रग्स को इंड्यूस करते रहते हैं। दैट हैज बीन प्लेस्ड इनटू द स्पेस दैट सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास का जो होता है वहां पे, इन द लोअर बैक, कॉजिंग नमनेस इन लोअर बॉडी। और इसकी वजह से क्या होगी, जो लोअर बॉडी होगी वो नमनेस होगी। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो सारा, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो ये वाला स्पेस देखो, दिख रहा है एपिड्यूरल स्पेस कहाँ है और स्पाइनल स्पेस कहाँ है, दिखाई दे रहा है ना। ये देखो, ये हमारा एपिड्यूरल स्पेस है। ठीक है, अब आता है नाव ब्लॉक। नाव ब्लॉक जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया के लिए ही यूज करते हैं। तो नाव ब्लॉक में आता है लोकल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड नियर ए स्पेसिफिक नर्व या ग्रुप ऑफ नर्व टू ब्लॉक पेन फ्रॉम एरिया ऑफ बॉडी सप्लाई बाय नर्व। मतलब हम नाव ब्लॉक में लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, और वहां यूज करते हैं जहाँ पे नर्व प्रेजेंट हो या नर्व का ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से हम जो पेन है ना
पेन को ब्लॉक कर देंगे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो पाए। ठीक है, nerve block और आर मोस्टली यूज फॉर प्रोसीजर ऑन द हैंड। जो nerve block सबसे ज्यादा कहाँ यूज की जाती है, जब कभी किसी का हाथ की माइनर सर्जरी होती है, आर्म की होती है, फीट, लेग या फेस की अगर माइनर सर्जरी करनी हो तो उस टाइम हम nerve ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो nerve उस एरिया में मैसेज पहुंचाती है वो उस टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है और पेन नहीं होता है। एग्जाम्पल में मान लो ब्रोंकियल plexus block may be used by your anesthesiology to provide anesthesia to your entire arm and shoulder। मतलब जब कभी आर्म या सोल्जर का छोटा ऑपरेशन करना हो तो उस टाइम जो एनेस्थेसियोलॉजी है वो हमारे ब्रोंकियल प्लेक्सस को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है एनेस्थेसिया के थ्रू, जिससे हमें कोई पेन नहीं होता और हमारी आर्म या सोल्जर का ऑपरेशन इजिली हो जाता है। जैसे नीचे देखो, ये नीचे दे रखा है एक लोअर वाला, देखो तो ये भी क्या है, एक नर्व है। ठीक है, अगर इस नर्व पे अगर हमने नर्व ब्लॉक कर दी तो जो हमारी लोअर लिम्ब है वहां पे कोई भी सर्जरी हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात आता है ड्रग्स। अभी हमने बात की एनेस्थीसिया के बारे में, अब हम बात करेंगे एनेस्थेटिक गैस के बारे में। ठीक है, एनेस्थेटिक गैस के बारे में, और यहाँ एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें एनेस्थेटिक जो ड्रग्स है वो जनरल एनेस्थीसिया की है, तो इसमें है एट्रेक्यूरियम हमारा जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स है। ये हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं एनेस्थीसिया में। ठीक है, दिस मेडिकेशन प्रोवाइड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स ड्यूरिंग सर्जरी, और इसके थ्रू जो स्केलेटन मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। अब नेक्स्ट है हमारा सीसा ट्रैक्यूरियम बाइसैलेट। जो सिसाट्रैक्यूरियम बाइसैलेट है ये भी हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। ये न्यूरोमस्कुलर है, न्यूरोमस्कुलर वो था, स्केलेटन मस्कुलर था, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जिसका हम यूज करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्फ्लुरेंस। जो डिस्फ्लुरेंस है ये भी क्या है, एक तरीके की एनेस्थेटिक गैस है। इट इज जनरल एनेस्थेटिक प्रिस्क्राइब फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, ये भी सर्जरी के दौरान दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुरेंस। इन्फ्लुरेंस क्या है, इट इज ए स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ आइसोफ्लुरेन। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ये भी जनरल एनेस्थीसिया में ही दिया जाता है। फिर है हैलोथेन। हैलोथेन क्या है, ये इनहेलेशन जनरल एनेस्थीसिया मतलब इनहेल करने वाला जनरल एनेस्थीसिया है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के लिए, ये ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केटामाइन। केटामाइन एक हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट होता है जिसका यूज हम एनेस्थीसिया में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हायोसाइक्रामाइन जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट होता है जो एक तरीके का पेन किलर है जिसकी वजह से जो पेन है वो ब्लॉक हो जाएगी। जो ठीक है, और एक कहाँ यूज की जाती है, इट ब्लॉक कार्डिक वेगल इनहिबिटरी रिफ्लेक्सेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इंडक्शन ट्यूबिटेशन एंड यूज टू रिलैक्स मसल, जिसकी वजह से मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हम आता है मिथोहेक्साइटल। जो एक क्या है, बर्ब्यूरेट एनेस्थेटिक है जो हम एनेस्थीसिया से पहले, जो हम सर्जरी से पहले पेशेंट को देते हैं। ठीक है, फिर है प्रोपोफॉल। ये भी एक जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है जो हम इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के लिए देते हैं। ठीक है, अब आया है हमारा रैपोक्रोनियम। रैपोक्रोनियम भी एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। ठीक है, ये भी हम जनरल एनेस्थीसिया के लिए देते हैं और एक खास तौर से हम ट्रैकेर इनविटेशन के लिए देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोक्यूरोनियम। रोक्यूरोनियम भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो हम जनरल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए, और साथ साथ ही हमारे स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन में भी यूज होता है।